क्लियर है प्लीज। सर। तो ये चैनल जो है बनाया हुआ हमारा, इस पे जो मेन व्यूअर हैं अराउंड 35,000 के आसपास सब्सक्राइबर है इसके, और मेन जो व्यूअर है वो इंजीनियर्स है या एजुकेटेड क्लास है। तो कोविड को लेके सर मैं सोच रहा था कि इन लोगों को मैंने ये बोला कि आप अवेयरनेस अपने अपने लेवल पे फैलाइए, पर कई चीजें हैं या मेडिकल टर्म्स है तो उन लोगों को पता नहीं है, तो अगर आप लोग गाइड करेंगे तो वो ज्यादा मास को कनेक्ट कर पाएंगे। मेन पर्पस हमारा ये था इसके लिए। तो सर जैसे एक हमने वॉलंटियरिंग का ग्रुप भी बनाया, उसमें काफी लोग कनेक्ट हुए और कई सारी क्वेरीज डेली कम से कम 500-700 क्वेरी आ रही है अलग अलग चीजों के लिए, और कुछ कंफ्यूजन भी निकल के आए। तो मैंने कुछ क्वेश्चंस को शॉर्ट आउट किया था। अब क्योंकि वो मेडिकल टर्म्स है तो आप या देशराज सर ही बता पाएंगे उन चीजों पे, तो मेरा तो एक्सपर्टाइज है नहीं। हाँ, तो मैक्सिमम टाइम से मैं चाहता हूँ कि आप ही लोग को हैंड ओवर किया जाए। क्वेश्चन ये है कि देशराज सर, सुदेश सर, क्वेश्चंस ओवर टू यू। सर एक क्वेश्चन तो ये है कि जो असिम्प्टोटिक और सिम्प्टोटिक जो पेशेंट की बात आ रही है कि कोविड के सिम्टम असिम्प्टोटिक और सिम्प्टोटिक वाले कुछ में आ रहे हैं कुछ में नहीं आ रहे हैं, तो उन लोगों के लिए डूज एंड डोंट्स क्या है? जैसे एक व्यक्ति जिसमें सिम्टम डेवलप ही नहीं हुए वो क्या प्रिकॉशन ले सकता है, और कुछ सिम्टम आने के बाद वो क्या प्रिकॉशन ले सकता है? तो सुदेश सर आप कुछ बताएं इस पे। देखो सिम्टम्स एक तो है ना, जिसके अंदर सिम्टम आ चुके पहले सबसे पहले तो टेस्ट आना होता है। पहले तो टेस्ट आइए अपना कि उससे कंफर्म हो जाएगा कि इसके अंदर ये सिम्टोमेटिक है, ये सिम्टोमेटिक है जी। तो उसके अंदर कहते हैं अगर टेस्ट उसका नेगेटिव आएगा तो जो नहीं उसके अंदर सिम्टोमेटिक हो वो, ठीक है ना। अच्छा, किसी का टेस्ट पॉजिटिव आएगा उसके अंदर कोई सिम्टम नहीं आ रहे तो उसको बोलेंगे सिम्टोमेटिक हम। अच्छा, तो सर जैसे मान लीजिए उसके अंदर कुछ जी जी बोलिए सर जी बोलिए। सर कोई पर्सन ऐसा है कि जो एक प्रिकॉशन के तौर पे वो क्या कर सकता है? जैसे अभी मान लीजिए जिस तरह से फैला हुआ है कोविड, इतना तेज स्प्रेड है। अब जैसे मुझे कोई सिम्टम नहीं है पर मुझे ये भी नहीं पता कि प्रिकॉशन क्या रखूं मैं, तो कुछ ऐसी बेसिक प्रिकॉशन जो हम स्टार्ट कर सकते हैं भले हमने टेस्ट नहीं कराया हो या सिम्टम भी डेवलप नहीं हुए हो। बिल्कुल ठीक है। सबसे बड़ी बात है कि आप ना अच्छी डाइट लीजिए पहले तो जी। हाई प्रोटीन डाइट लीजिए, और हमारे जो विटामिन सी चीजें होती है आप उसको डेली यूज में लीजिए, फ्रूट्स लीजिए जी और अपने आपको ऑयल इंटेक ज्यादा रखिए अपने आपको, ठीक है ना। जी जी उससे क्या होगा आपकी इम्यूनिटी और डेवलप्ड होगी। इससे फिर इससे क्या होता है हमारा फिर बीमारी आने का खतरा बहुत कम रहता है फिर, जी जी ठीक है ना। सर, और डेली एक्सरसाइज कीजिए। जी। और सर किसी व्यक्ति में जैसे माइल्ड सिम्टम डेवलप होना शुरू हो गए कि थ्रोट में प्रॉब्लम आना शुरू हो गई, तो फिर वो टेस्ट कब कब प्लान करे कि उसे कब आरटीपीसीआर या एंटीजन टेस्ट कब कराना है? डे 1 पे ही करा ले वो दिक्कत आते ही, या सिम्टम कितने डेवलप हो जाए जब वो कराए? नहीं मतलब अगर उसको देखो ये मालूम भी कब एक चलेगा? सिम्टम है आपको, ये भी सॉर थ्रोट भी एक सिम्टम है उसका। अगर आपको सॉर थ्रोट हो गया है, जी। फीवर है साथ में, ड्राई कफ है या कोल्ड हो गया, तो ये सिम्टम उसी के हैं। लूज स्टूल हो गया आपको, जी। वोमिटिंग हो रही है, तो ये सब सिम्टम उसी के हैं। उनमें से अगर आपको कोई भी सिम्टम लगेगा ये सिम्टम आ चुका है तो आप टेस्ट करा सकते हो। जब आपको सिम्टम अपीयर हो गए ना, जब भी आप अपना टेस्ट करा सकते हो। और सर जैसे एंटीजन और आरटीपीसीआर ये 2 टेस्ट हो गए और कोई व्यक्ति दोनों में डिटेक्ट नहीं हो पा रहा पर सिम्टम आ रहे हैं, तो फिर ये एचआरसीटी के लिए जो बहुत देशराज सर जो बहुत भीड़ हो रही है एचआरसीटी के लिए, मतलब कौन सा पेशेंट प्लान करे और कौन नहीं करे? क्योंकि सर एचआरसीटी बेसिकली मैं, हाँ बिल्कुल बिल्कुल सर, मैं डॉक्टर सुदेश के जो डॉक्टर सुदेश कह रहे हैं उनकी बातों से मैं सहमत हूँ। थोड़ा सा मैं उसमें ऐड करना चाहूंगा। अभी अगर कोई आपने हम लेते हैं एसिम्टोमेटिक जो पेशेंट है उसको कोई सिम्टम नहीं है, तो डॉक्टर सुदेश ने सही कहा, जो हाई प्रोटीन डाइट है, हेल्दी लाइफ स्टाइल्स है, वो तो आपने फॉलो करने हैं। उसके अलावा आपने एसओपी भी फॉलो करना है। एसओपी का मतलब है कि आप ना बेसिकली आप अगर बाहर जा रहे हैं तो मास्क लगाना है। मैं आपको सर इस बात से तो सर आप भी एग्री करोगे कि 90% लोग मास्क सही नहीं लगाते हैं। नहीं लगाते बेसिकली किसी की तो किसी ने लगाया नाक से नीचे लगाया है, और या फिर वो ना, और एक चीज और है सर, जो जिसने नाक से ऊपर भी लगाया वो बार बार क्या करते हैं, मास्क को टच करते रहते हैं हाथ से, तो उसमें से कंटामिनेशन के बहुत ज्यादा चांस है। दूसरी बात सर, जो लोग हम मार्केट जा रहे हैं, हम कोई भी चीज लेके आ रहे हैं, लाइक सब्जियां हैं या कोई हम पैक्ड आइटम भी ला रहे हैं, तो हम उसको ना ला के डायरेक्ट हमने घर में रख देते हैं, तो उससे हमने जिस सरफेस पे रखा है वो सरफेस कंटामिनेशन होने के ज्यादा चांसेस होते हैं। तो इसलिए मैं अपने व्यूवर्स को सजेस्ट करूंगा, आप ना एक बड़ा टब रखें, उसके अंदर आप डिटर्जेंट डाल सकते हैं, और जो भी कोई चीज लाने पहले आपने उसको उसके अंदर डाल के वॉश करना है, और वॉश करने के बाद उसको फिर रनिंग वाटर से धोना है, उसके बाद यूज करना है आपने।
और दूसरी बात में सर एक चीज और ऐड करना चाहूंगा, हालांकि मेरे व्यू आ रही होगी, मेरे पीछे भी सैनिटाइजर रखा है। जी मैं ये कहना चाहूंगा घर में सैनिटाइजर यूज ना करें, क्योंकि सैनिटाइजर के अपने जो ना साइड इफेक्ट होते हैं। जैसे पिछली बार भी कोविड आया था, तो जैसे ही उसके बाद जब कोविड के पेशेंट कम होने शुरू हुए हमारे पास, डॉक्टर सुदेश एग्री करेंगे शायद, उसके बाद जो हमारे पास बहुत सारे केसेस आने शुरू हो गए, बेसिकली वो ये हमारे सैनिटाइजर एलर्जी के, किसी के हाथ में क्रैक्स आ रखे हैं, किसी को स्किन रैशेज आ रखे हैं, हम उनको टेस्ट कराया, मैं उसका डायग्नोसिस नहीं बना पा रहा है। एक पेशेंट 2-3 महीने तक परेशान रहा, उसके किसी टेस्ट में कुछ नहीं आया, बाद में पता चला वो एक्सेसिव यूज ऑफ सैनिटाइजर की वजह से बेसिकली उसको एलर्जी हो रहा था, हाँ स्किन एलर्जी हो रहा था। जी हाँ एक्जिमा हाँ एक्जिमा हो रहा था, एग्री डॉक्टर सुरेश। अब सर, लेट्स कम टू बेसिक क्वेश्चन। सर HRCT वाले पॉइंट पे जो था कि मतलब ये किस पेशेंट करे कौन ना सर करे। बिल्कुल 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 सर, मैं उस पे भी आ रहा हूँ मैं। जी। सर मैं इसमें एक चीज और बताना चाहता हूँ, अगर इसमें इसी के कंटिन्यूएशन में हम आते हैं, अगर कोई, जैसे डॉक्टर सुदेश ने भी बताया, आप भी इस बात से एग्री हैं कि बहुत सारे पेशेंट ऐसे आते हैं जिसको सिर्फ सोर थ्रोट है, जी सोर थ्रोट है, और उसे कोई या फिर ड्राई कफ है या लूज स्टूल है, उसे और कोई सिम्टम नहीं है, तो इसमें सर मेरे क्लिनिकल एक्सपीरियंस ये रहे, इसमें ना फैमिली हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है। कोविड क्योंकि इतनी तेजी से फैलता है, एक ऐसा वायरस जो वर्ल्ड के एक छोटे से कोने से शुरू हुआ, पूरे वर्ल्ड में आज फैला हुआ है, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि एक ही घर के एक ही बंदे को सिम्टम आए। तो उसमें थोड़ी सी फैमिली हिस्ट्री लेंगे, तो अगर सभी को सोर थ्रोट है, फैमिली के एक से ज्यादा लोगों को सोर थ्रोट है, तो सबसे पहले मेरे दिमाग में आएगा कोविड हो सकता है। तो उसमें बेसिकली अगर एक को ये, तो मैं कहता हूँ एंटी एलर्जिक लेके, एंटीबायोटिक लेके, गर्म पानी पी के, भाप लेके आप उसे कंट्रोल कर सकते हैं। अगर फैमिली के ज्यादा मेंबर को है तो आप जा सकते हैं। अब इसमें आप जैसे बता रहे हो 2 टेस्ट है हमारे, एक टेस्ट है, एक आरटीपीसीआर टेस्ट है। सर सबसे पहले हमें किट का टेस्ट कराना चाहिए। बेसिकली किट का टेस्ट अगर पॉजिटिव है ना, तो आप आरटीपीसीआर पे मत जाओ, पॉजिटिव। अगर नेगेटिव है तब आपको सही बात है। आरटीपीसीआर पे जाना चाहिए, क्योंकि उसमें बेसिकली अगर हम ना, आरटीपीसीआर एक बड़ा टेस्ट होता है, महंगा होता है, हम उसमें अपने रिसोर्सेज भी हमें बचाने हैं। अगर सर आपका क्या नाम किट है में उसका डिटेक्ट आ जो गया तो यू आपने आर टेस्ट पॉजिटिव। बताया। क्या सर? आपने टेस्ट बताया सर। रैपिड एंटीजन टेस्ट जो एंटीजन करते हैं हम टेस्ट। कार्ड जी से, जी रैपिड एंटीजन टेस्ट जो हम करते जी हैं कार्ड से, अगर वो पॉजिटिव है तो आप ना 100% पॉजिटिव है, और जी अगर वो आपका नेगेटिव है, आपके अंदर सिम्टम है, तो यू विल गो फॉर द आरटीपीसीआर टेस्ट। अगर सर आपका आरटीपीसीआर भी नेगेटिव है, तो सर फिर उसके बाद सर आप हाँ बिल्कुल सर एचआरसीटी पे आप जा सकते हो, पर क्योंकि एचआरसीटी महंगा वो है टेस्ट, और उसमें रेडिएशन इन्वॉल्व होता है, तो उससे पहले भी आपने बेसिक ट्रीटमेंट लेना है। अगर आप बेसिक ट्रीटमेंट पे रिस्पॉन्ड करते हो तो एचआरसीटी की इंडिकेशन होती है सर। जी एचआरसीटी के में सर आपको डॉक्टर सुदेश भी एग्री करेंगे शायद, उसमें बेसिकली अगर आपको बेसिकली खांसी ज्यादा है, चेस्ट में डिस्कम्फोर्ट है, पीला मलगम आ रहा है, आपका ऑक्सीजन सैचुरेशन आपका बॉर्डर लाइन है 90 के आसपास है, या 90 से कम भी हो सकता है, 90 के आसपास चल रहा है, और उसको बेसिकली चेस्ट में पेन हो रहा है, तो हम एचआरसीटी पे सर हमें जाना चाहिए। अदरवाइज अगर पेशेंट रिकवर कर रहा है और उसका जो ऑक्सीजन सैचुरेशन ज्यादा है, और बेसिकली उसको फीवर भी नहीं, हाई ग्रेड फीवर नहीं है, तो आप बेसिक एंटीबायोटिक पे, और बेसिक क्योंकि कम्युनिटी स्प्रेड है, एपिडेमिक भी डिक्लेयर है, तो हम उसको बेसिकली कोविड, माइल्ड कोविड मान के उसको आइसोलेशन के लिए एडवाइस कर सकते हैं, और उसको बेसिक ट्रीटमेंट दे सकते हैं। ही विल डेफिनेटली रिस्पॉन्ड, उसको माइल्ड ही मानेंगे, क्योंकि उसके अंदर आरटीपीसीआर भी नेगेटिव है, प्लस उसका आरटीपीसीआर नेगेटिव आने के भी बहुत सारे रीजन है। जैसे जैसे हमारी बातें आगे चलेंगी तो मैं उसको भी डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। तो और सर मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूँ, दिस इज माई पर्सनल एक्सपीरियंस। मैं 2-3 दिन पहले एक पेशेंट को भी बोल रहा था, जब हम ये कोविड सही हो जाएगा, कोविड चला जाएगा, इंडिया के अंदर बहुत सारे लंग कैंसर के पेशेंट आएंगे। उसके पीछे क्या है सर, एक बंदा 4-4, 5-5, 8-8 बार एचआरसीटी करा रहा है, वो अपने आपको रेडिएशन पे एक्सपोज कर रहा है। क्यों डॉक्टर सुदेश एग्री आप? हाँ रेडिएशन एक्सपोजर बहुत है। तो सर आप कोविड से तो आप इम्प्रूव हो गए, पर उसके बाद रेडिएशन के जो साइड इफेक्ट हैं, और सर आप तो बेसिकली लोगों को पढ़ाते हैं, तो आपको भी पता होगा कि मैडम क्यूरी ने बेसिकली रेडिएशन की खोज की थी, और वो मैडम क्यूरी डाइड ड्यू टू रेडिएशन इंड्यूस्ड कार्सिनोमा। करेक्ट बिल्कुल ठीक है सर। तो सुदेश सर आपको कवर करता हूं सर। सुदेश सर एक पॉइंट सर ये है कि मुझे लग रहा है कि पैनिक मोड में इसमें बहुत काम कर रहा है सर, क्योंकि जो लोग एक्सपर्टाइज नहीं है मेडिकल के, वो लोग भी रिकमेंड कर रहे हैं, अपने लेवल पे ही लोगों को समझा दे रहे हैं क्या करना है क्या नहीं करना। अरे सही बात है। अभी भी तो लोग अभी भी बहुत लापरवाही है। अभी तो मैं एक दिन गाँव गया था अभी कुछ दिन पहले, बोला यार कोरोना कुछ नहीं है, ये कोरोना क्या है, कुछ नहीं है, तो फालतू लोग बात, मास्क उसने कहना नहीं बताया, उससे पास बैठ के ऐसे बात कर रहे हैं
मतलब जब कोरोना हो रहा तो ये तो खुद ही पता चलेगा कोरोना क्या होता है। तो लोगों को अभी भी है ना लापरवाही बहुत कर रहे हैं लोग, मास्क नहीं पहनते, चुन्नी बांध लेंगे, आपने रुमाल निकाला जेब से उसी का आपने बांध दिया, फिर पता लगा आपने वो जेब में डाल दिया था आपने। अब वो अगर इन्फेक्टेड वो रुमाल आपका हुआ जेब में जाएगा, जेब से और स्प्रेड करेगा, तो आपको पहले हो जाएगा। मगर रुमाल तो हमारा ये डॉक्टर वो नहीं सुदेश ने करेगा। नई बात बताई है कंटामिनेशन की। ये कहानी है। तो बहुत से वो हैं चुन्नी बांध लेंगे, चुन्नी के क्या फायदे, समझ मानो उसको कहाँ रुकेगा। दूसरा सर ये इसमें तो दूसरा एक पॉइंट ये आ रहा है कि इस पूरे साइकिल में जैसे हम सुनते हैं कि 2 वीक का साइकिल है कोरोना का, तो इसमें टाइमिंग कितना इंपॉर्टेंट है सर कि हम पता लगा 5-6 दिन लोग लापरवाही कर देते हैं कि नॉर्मल कफ होगा या नॉर्मल फ्लू होगा, तो आई थिंक टाइमिंग भी इसमें बड़ी क्रिटिकल है कि 8वें दिन एकदम से पता लगा बहुत ज्यादा बढ़ गया। बिल्कुल सर, अभी मैं आपको 4 दिन पहले की एक बात बता रहा हूँ। एक पेशेंट मेरे पास अचानक से मेरे पास फोन आया किसी के रेफरेंस से कि भाई मेरा ऑक्सीजन सैचुरेशन कम आ रहा है, 76 to 80 के आसपास आ रहा था। मैंने उस पेशेंट को मैंने पूछा भाई तुम्हें कुछ खांसी जुकाम, कह रहे कुछ नहीं। मैंने उसको भाई मैंने कहा हेल्थ सेंटर पे आ जाओ। मैंने उसका चेस्ट देखा तो पूरा कंजेस्टेड, उसका पूरा क्रेपिटेशंस भी जो टिपिकल निमोनिया के अंदर होता है, और उसका ऑक्सीजन सैचुरेशन बैठने के बाद उसका 80 के आसपास था। तो ये बिल्कुल सही है कि उसको ना उसको फिर मैंने उसकी डिटेल हिस्ट्री ली तो मुझे पता चला उसे एक दिन फीवर आया, एक दिन उसे कफ रहा, तो एक दिन के सिम्टम में उसने फिर आगे अपने आप को मॉनिटर ही नहीं किया। अब कोइंसिडेंटली उसके घर के अंदर भी फैमिली हिस्ट्री जैसे मैं बता रहा था पॉजिटिव थी, उसके घर के अंदर भी कोविड पेशेंट था, तो उसने मशीन लगा के देख अचानक से चेक किया तो उसको आ गया। तो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपने ना जैसे अगर आपको टेस्ट कराने के लिए, टेस्ट का एडवांटेज ही है आपको पता है कि आप किस चीज से लड़ रहे हैं जी। जैसे 70 से 90% माइल्ड केसेस हैं, होम में ही रिकवरी है। कम से कम जो आपके 10 से 12% हैं जिनको एडमिशन की जरूरत पड़ रही है, पर 10 से 12 जो परसेंट है हमें कैसे पता चलेगा? मतलब जो हमारे पास 100 पेशेंट है, हम नहीं कह सकते उस 100 के अंदर से कौन से 90% ऐसे हैं जो माइल्ड है और कौन से 12% ऐसे हैं जो दे नीड फर्दर इन्वेस्टिगेशन और ट्रीटमेंट और ऑक्सीजन थेरेपी और एडमिशन। तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके मेरे सर क्लिनिकल एक्सपीरियंस ये रहा है कि 5 से 6 दिन तक पेशेंट चलता रहता है। 6ठे-7वें दिन उसको डिसाइड होता है या तो वो रिकवरी मोड पे जाएगा या डिटोरेशन मोड पे जाएगा। अगर वो रिकवरी मोड पे जा रहे हैं तो वेल एंड गुड, उसके सिम्टम धीरे-धीरे सबसाइड होने शुरू हो जाते हैं। और अगर वो डिटोरेशन मोड पे जा रहा है, वो डिटोरेट कर रहा है, तो उसके सिम्टम्स और बढ़ने शुरू हो जाते हैं। इसके अंदर हाई ग्रेड फीवर बहुत इंपॉर्टेंट है सर। अगर 5, 6, 7 दिन हो गए, उसके बाद मैं उम्मीद करता हूँ कि पेशेंट को ना 101 से ज्यादा फीवर नहीं होना चाहिए। 101 से कम है तो ठीक है, माइल्ड में रखेंगे। अगर उसको 101 से ज्यादा फीवर हो रहा है तो इसका मतलब उसके लंग के अंदर कुछ गलत चला है, इन्फ्लेमेशन चल रहा है, उसकी वजह से पेशेंट को हाई ग्रेड फीवर आ रहा है। तो बिल्कुल नेग्लेक्ट नहीं करना है, मतलब पैनिक भी नहीं करना है, नेग्लेक्ट भी नहीं करना है। सर ये प्लाज्मा का जो पॉइंट है, इसकी आइडियल ड्यूरेशन क्या होती है, कब से कब डोनेट कर सकते हैं, या कोई पर्सन डोनेट करने जा रहा है अगर उसको फीवर है या कोई और फ्लू है या कोई परेशानी है, सर इसके लिए कंडीशंस क्या होती है? इसको कंफ्यूजन बहुत है लोगों को, कौन डोनेट करे कौन नहीं करे। मैं इसका आपको कंफ्यूजन आपको दूर कर देते हैं। अगर जो पेशेंट रिकवर कर जाता है उसके 2 हफ्ते बाद से लेके 3 से 4 महीने के बीच में हम इसको 3 से 4 महीने तक डोनेट कर सकते हैं। अब 2 हफ्ते के बाद से जितना उसको जल्दी डोनेट करेंगे उसके अंदर बेसिकली एंटीबॉडी ज्यादा होंगी, और जितनी ज्यादा एंटीबॉडी होगी उतना जो है प्लाज्मा ज्यादा इफेक्टिव होगा। पर सर इसमें ना हाँ, इसकी गाइडलाइंस क्या है कि पेशेंट की एक उसकी पॉजिटिव की रिपोर्ट चाहिए, नेगेटिव की रिपोर्ट चाहिए, और उसके बाद भी हम ऐसा नहीं है कि पेशेंट के हम उसका प्लाज्मा निकाल लेंगे। उससे पहले हम, क्योंकि सर आपको पता है वी आर लिविंग इन सच सिनारियो, मेरे को भी सुनने में आता है, इवन सम पीपल कॉल मी, भाई मेरे को छुट्टी करनी है, मेरी कोविड की झूठी रिपोर्ट बना दो। समझ रहे हैं ना सर? अगेन दिस विल लीड्स टू द लॉस ऑफ रिसोर्सेज, क्योंकि हम उसका जो टेस्ट कराएंगे उसका बेसिकली उसमें देखेंगे एंटीबॉडी है या नहीं भी है। अगर एंटीबॉडी होगी, अगर उसको सही में कोविड है तो डेफिनेटली उसके अंदर एंटीबॉडी होगी और हम उसको डोनेशन पे जा सकते हैं। अब किस पेशेंट को डोनेट नहीं करना चाहिए उसके अंदर भी है। अगर कोई पेशेंट किसी को क्रोनिक डिजीज है, लाइक लीवर डिजीज है, हेपेटाइटिस बी है, या फिर हेपेटाइटिस सी है, या फिर उसको अनकंट्रोल डायबिटीज है, या फिर उसको अनकंट्रोल हाइपरटेंशन है, या पेशेंट की एज ज्यादा है, तो उसको भी सर हम उसमें भी हम कंसिडर नहीं कर सकते प्लाज्मा का। या फिर पेशेंट की पहले से कोई कोर्टिकोस्टेरॉइड्स चल रहे हैं। स्टेरॉइड बेसिकली ऐसी दवाइयां होती हैं जो बेसिकली इम्यूनिटी कम करती हैं। तो ऐसे जिसकी पहले से स्टेरॉइड चल रहे हैं तो मैं उम्मीद करता हूँ कि उसकी इम्यूनिटी कम होगी, तो उसके अंदर इम्यूनिटी कम होगी तो उसके अंदर कोविड के लिए जो एंटीबॉडी बनी है वो भी कम होंगी। ऐसे पेशेंट का भी मैं रिकमेंड नहीं करता।
सर ये मेडिसिन में ये फेबिफ्लू और रेमडेसिविर इसको लेके बहुत ज्यादा पैनिक मचा हुआ है, इसको लेके कुछ बताएं सर। बस 2 ही ऑप्शन है क्या, फेबिफ्लू और रेमडेसिविर, और भी तो हो सकते हैं? सर डॉक्टर सुरेश आप बताएंगे, मैं थोड़ा हाईलाइट कर देता हूँ। बेसिकली सर जो वैसे तो अभी पूरे वर्ल्ड के अंदर कोई भी ऐसी दवाई प्रूवन नहीं है जो कोविड के लिए इफेक्टिव हो, पर क्योंकि हमारे पास पहले से जैसे H1N1 है या फिर कोई और जो वायरल इन्फेक्शन होते हैं चेस्ट के लिए, उसके अंदर हमारे पास पहले से एग्जिस्टिंग ड्रग्स हैं, जिसके अंदर से बेसिकली रेमडेसिविर भी एक है और फेबिफ्लू है। तो इसमें सर बेसिकली फेबिफ्लू क्या है, माइल्ड से मॉडरेट केस में इसको देते हैं। पर सर अगर आपका माइल्ड केस है, बेसिकली माइल्ड है, तो उसमें फेबिफ्लू की जरूरत नहीं है। पेशेंट वैसे भी जो बेसिक ट्रीटमेंट है, विटामिन सी, एंटी एलर्जिक, एंटीबायोटिक एंड ऑल जो चल रहा है, 3 दिन की इबरमेक्टिन, उसके ऊपर पेशेंट रिस्पॉन्ड करके सही हो जाता है। तो अगर माइल्ड फॉर्म है तो मेरे हिसाब से उसको फेबिफ्लू के लिए ज्यादा फाइट नहीं करना चाहिए, क्योंकि अभी मार्केट में भी अवेलेबल नहीं है वो। अगर मॉडरेट केस है तो हाँ, ऐसे पेशेंट में हम उसको रिकमेंड कर सकते हैं, तो उसको लेना चाहिए। उससे क्या है, हम अपने रिसोर्सेज भी बचा रहे हैं और जिस पेशेंट को चाहिए उसको भी मिल रहा है। पर अब जैसे अब 4 लाख के आसपास डेली केसेस आ रहे हैं, हम 4 लाख लोगों को फेबिफ्लू डेली के हिसाब से देना शुरू कर दे तो हमारी तो इतनी प्रोडक्शन भी नहीं है, तो लोगों तक कैसे पहुंचेगा? उसके रिकमेंडेशन नहीं है, बिल्कुल पैनिक करने की जरूरत नहीं है। और कोरोना अपने आप में एक माइल्ड डिजीज है, पर इसमें दिक्कत क्या होती है, क्योंकि उसकी जो रेट ऑफ स्प्रेड बहुत ज्यादा है, तो इस वजह से प्रॉब्लम हो रही है। अगर यही कोविड हमारे पास रेट ऑफ स्प्रेड कम होता या नंबर ऑफ पेशेंट कम आते हैं, तो हमसे इफेक्टिवली हमारे पास उसका डेथ रेट भी कम होता है, हम उससे सारी चीजें दे पाते हैं। और डेथ रेट मुझे नहीं लगता, अगर हमारे पास पेशेंट कम हो, हम सभी को जिन लोगों को जरूरत है वेंटिलेटर या आईसीयू वगैरह प्रोवाइड करा सकते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि इसमें डेथ रेट ज्यादा नेग्लिजिबल होगी। अभी जैसे मैं देख रहा हूँ यंग पेशेंट भी जा रहे हैं ड्यू टू लैक ऑफ सम इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ऑल। सुदेश सर एक क्वेश्चन, प्लीज सर रेमडेसिविर के बारे में भी, हाँ सर रेमडेसिविर के बारे में आपको एक बात और बताना चाहता हूँ। अभी इसमें लोगों ने इसकी काफी ब्लैक मार्केटिंग की है, तो गवर्नमेंट ने इस पर बहुत सख्ती कर दी है। तो अभी जो रेमडेसिविर हॉस्पिटलाइज पेशेंट को मिल रही है, पर उसमें हॉस्पिटल का कोऑपरेशन बहुत जरूरी है। हॉस्पिटल उस पेशेंट को लिख के देने की बजाय डायरेक्ट सिप्ला कंपनी को मेल डाले तो उसको विदिन 24 आवर मिलेगी। करेक्ट। सुदेश सर एक क्वेश्चन मेरा ये है कि ऑक्सीजन लेवल क्या उसकी रेंज सही है? जैसे घर पे लोग ऑक्सीमीटर से नाप लेते हैं, तो ऑक्सीमीटर की रीडिंग बिल्कुल मतलब हम उस पर रिलाई कर सकते हैं, उसकी रेंज क्या होनी चाहिए? और क्या पर्सन घर पे बैठ के भी ठीक कर सकता है ऑक्सीजन लेवल को? कुछ एक्सरसाइज वगैरह ऐसी हैं? एक्सरसाइज, हाँ देखो, डिपेंड करता है आपका घर पे आप ऑक्सीजन से ट्रीट कर सकते हो, डिपेंड करता है आपका ऑक्सीजन लेवल कितना आ रहा है। अगर 95 से ऊपर डाउनफॉल हो रहा है, 92 पहुंच रहा है, 90 पहुंच रहा है, तो फिर थोड़ा सा वैसी बात हो सकती है, ऑक्सीजन की जरूरत पड़ सकती है आपको। जी सर, इसमें कुछ एक्सरसाइज, ब्रीथिंग एक्सरसाइज होती है। जी प्लीज सर आप बताएं। मतलब कुछ अगर आपके लंग्स की आपको प्रॉब्लम है, कोविड है, तो आप ना ब्रीथिंग एक्सरसाइज भी कर सकते हो घर पे, उससे हमारा ऑक्सीजन लेवल बढ़ता है उससे हमारा। सर किस तरह की एक्सरसाइज हो सकती है? ब्रीथिंग एक्सरसाइज होती है, गहरी सांस लेना फिर उनको छोड़ना, एक वो एक्सरसाइज होती है अनुलोम विलोम, मेरे हिसाब से वो काफी इफेक्टिव होती है वो। सर शंख बजाना भी ठीक होगा इसमें, शंख वगैरह को बजाएं या बैलून? हाँ, ये भी लंग्स की कैपेसिटी को बढ़ाते हैं, ऑक्सीजन इंटेक को बढ़ा सकते हैं, ये इनको कर सकते हैं, इनको देखा था। काफी सारी चीजें हैं वैसे, बहुत से हैं। सर इसमें एक मेरा पॉइंट ये है कि हेल्थ केयर वर्कर्स जैसे बहुत ओवरबर्डन्ड हैं, और आप दोनों लोग तो ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल में मैनेज कर रहे हैं, बहुत मतलब सैल्यूट है इतने प्रेशर को मैनेज करना वहां पर। तो सर पब्लिक कैसे कोऑपरेट करे कि आप बर्डन थोड़ा सा कम हो? क्योंकि पब्लिक अगर कुछ लोग कोऑपरेट करना भी चाहें तो अवेयर नहीं है कि वो कैसे हेल्प करें आपको। नहीं देखो, अगर आप, मैंने देखा पब्लिक को अभी ज्ञान नहीं इस चीज के बारे में। अगर आप थ्रो में जाते हैं ना, आप उसको ट्रीटमेंट के साथ में थोड़ी अच्छी काउंसलिंग कर दो, उसको आप थोड़ा सा गाइड कर दो, आपको ऐसे रहना है, घर में बाहर जाना है, ऐसे आपको रखना है, दूसरे से आपको रखना है, मास्क का यूज हर समय करना है। और आप इन चीजों को बताओगे ना, मेरी वजह से बहुत पब्लिक समझ आती है। और ये ट्रीटमेंट का पार्ट होता है, अगर उनको काउंसलिंग कर दो आपको, ठीक है ना। बहुत सारे होते हैं वो सुनते नहीं किसी की। दूसरा सर आप कुछ ऐड करना चाहेंगे, पब्लिक का कोऑपरेशन थोड़ा सा कैसा होना चाहिए? क्योंकि अवेयरनेस की कमी से भी हो रहा है सर। सर बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत जरूरी भी है। मैं अभी
मेरे पास भी आते हैं। इवन मैं डॉक्टर सुरेश बैठे हैं तो इनके हॉस्पिटल की बात बताऊंगा। बेसिकली मैं इनके हॉस्पिटल गया था किसी काम से, तो वहां मैंने देखा काफी ओवरबर्डन तो होती है डॉक्टर सुरेश। तो मैं ऐसे इनके गेट दरवाजे पे खड़ा हो गया, तो मैंने देखा एक पेशेंट आए कि मेरा बीपी लो है जी, फ्लूइड चढ़वा दो। समझ रहे ना? ऐसे डॉक्टर सुरेश आप थे उस दिन बाहर? वो जो पेशेंट आई मैं थी था। कह रहे कि मुझे फ्लूइड। हाँ हाँ। तो सर ये मतलब लोग समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं कि अभी मतलब कितना बर्डन है हॉस्पिटल्स के ऊपर। अगर ऑक्सीजन 90 से कम है तब भी बेड नहीं मिल पा रहा है, और कुछ लोग ऐसे मजाक समझ रहे हैं। इवन इवन मेरे सेंटर में भी अगर कोई पेशेंट आते हैं मैं उसको देखता हूँ, एग्जामिन भी करता हूँ सर। पर जब मेरे पास कोई पेशेंट आ गया था, डॉक्टर मेरे को खांसी की दवाई दे दो यार, पैरासीटामोल दे दो। मैंने कहा बुखार है, नहीं रख लेता हूँ, काम आ जाएगी, क्या हाँ, पता ये कब हो जाए, रिसोर्सेज का सरकारी वेस्टेज मिले या बहुत न है। मिले। रिसोर्सेज का वेस्टेज होता है सर, अंदर से थोड़ी गुस्सा भी आता है, थोड़ी फ्रस्ट्रेशन भी टाइम होती भी है कि वेस्ट होता लोग है सर। समझने को तैयार क्यों नहीं है। टाइम भी जी वेस्ट होता है, एग्जैक्टली। जी और जी एनएसएससी हेल्थ सेंटर पे भीड़ भी होती है, और जी। वो एक कफ सिरप या एक पैरासीटामोल की टैबलेट के लिए अपने आप को रिस्क पे भी डाल रहा है। वो एक ऐसी जगह आ रहा है जहाँ पे कोविड पेशेंट थोड़ी देर पहले मेरे सामने बैठा हुआ है। हाँ, और वो ये सर एक चीज और है सर, लोग कोविड में पैनिक भी बहुत ज्यादा कर रहे हैं। जैसे अभी एक पेशेंट बहुत हाथ पैर फुला के बैठा था, मेरे पास फोन आया कि भाई बड़ी तबीयत खराब है, ये वो कर दो, इसको बेड दिला दो, वो दिला दो। उसकी ऑक्सीजन सैचुरेशन 97%। 2 बार वो लाल बहादुर शास्त्री चला गया, उसको इंजेक्टेबल दिए और उसके उस पर लिख दिया होम मॉनिटरिंग के लिए, लिख दिया होम आइसोलेशन के लिए। वो पेशेंट तब भी मानने को तैयार नहीं, तब भी कह रहे हैं मेरे को ऑक्सीजन सिलेंडर दिला दो, कुछ करा दो, डॉक्टर साहब मैं मर जाऊंगा, गिर जाऊंगा, छोटे बच्चे हैं। और हालांकि वो बाद में रिकवर हो गया। पर वो ये सब ऐसे हेल्थ फैसिलिटीज पे ओवरबर्डन तो होते ही है, अगर अनडिजर्विंग लोग वहां पर पहुंचेंगे तो। हमारे पास रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, ऐसे समय तो हमें जो हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं उसका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन मैक्सिमम कैसे यूटिलाइजेशन होना करना है, चाहिए। वो हाँ वो बेसिकली बिना कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट के नहीं हो सकता। आप कोविड को कभी नहीं हरा सकते सर, अगर जब तक कम्युनिटी इन्वॉल्व नहीं होगी और वो आपको कोऑपरेट नहीं करेंगे। जी सही बात। सर, इसमें एक ये जो मीडिया का रोल है या व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का रोल है, इनकी भी अकाउंटेबिलिटी तय होनी चाहिए। जैसे ये डबल म्यूटेंट वर्ड आया या ट्रिपल म्यूटेंट आया, उनको इसके बारे में आइडिया नहीं है। ये कोई रिसर्च में तो आया नहीं कि ट्रिपल म्यूटेंट ज्यादा हार्मफुल है, 3 टाइम्स हार्मफुल है। पर कॉमन मैन तो ये समझेगा कि ट्रिपल म्यूटेंट मतलब 3 टाइम्स ज्यादा हार्मफुल, जबकि ये तो प्रूवन नहीं है। बिल्कुल तो ऐसे टर्म्स बिल्कुल हमें सर, नहीं यूज प्रूवन करने नहीं चाहिए। है। बिल्कुल बिल्कुल सर। और जो आरटीपीसीआर की जो नेगेटिव रिपोर्ट आ रही है, वो भी ऐसा नहीं है कोई नई म्यूटेशन आ गई है, जी वो भी इसके पीछे कारण है कि जब आपकी कैपेसिटी लैब की 100 टेस्ट करने की है, जी। आप उससे बेसिकली 1000 टेस्ट कराओगे या 1500 या 2000 टेस्ट कराओगे तो क्वालिटी मिनिमाइज होती है। लैब बिल्कुल टेक्नीशियन भी इंसान है। मैं एक करेक्ट। मेरे एक दोस्त है लैब टेक्नीशियन, मैंने उसको एक बार मैं उससे फोन पे बात करता था, तो पहले मैं ऐसे शेयर कर लेता हूँ क्या हुआ है क्या नहीं, तो बड़े प्यार से बात करता था। मैंने इसको फोन करा तो फ्रस्ट्रेटेड लगा, मैंने उसको बुलाया, मैंने बात की, कह रहा है भैया मैं क्या करूँ, सोच रहा हूँ इस प्रोफेशन को छोड़ दूं। मैंने कहा क्यों? कह रहे भैया जहाँ प्राइवेट में, कह रहे काम इतना आ रहा है पर लोग मेरे को गालियां देते रहते हैं। मैंने कहा क्यों? उसने 1-2 रिकॉर्डिंग सुनाई। वो कहते हैं कि वह रिपोर्ट नहीं आ रही है, नहीं आ रही, 5 दिन हो गए तब भी नहीं आ रही है। वो भी इंसान है, कर रहे हैं, इतने सारे सैंपलिंग हो रही है तो थोड़ा वेट कर सकते हैं। लोग धमकियां दे रहे हैं, कह रहे हैं जी अरे भारत सरकार की गाइडलाइंस तो ये 24 घंटे में नहीं तो तुम्हारी पुलिस कंप्लेंट करा दूंगा मैं। जी लोग को समझना नहीं चाह रहे हैं सर। और ये मीडिया भी पैनिक फैला रहे हैं, इनको अकाउंटेबिलिटी होना चाहिए। जी वो मैं एक चैनल पे देख रहा था, एक चैनल पे दिखा रहे थे अरे ये कोरोना ऐसा नया आ गया इंडिया में, ये तो आरटीपीसीआर में भी नहीं आता, लंग को ये कर देता है, वो कर देता है। ऐसी कौन सी नई चीज आ गई सर? सर, आरटीपीसीआर टेस्ट और में भी बिना तो वो जो कोरोना उसके जीन को लेके ही बनाया ना, उसके अलग अलग पार्ट को लेके बनाया है, तो वो बिल्कुल 100% सर, रियल तो हो बिल्कुल। नहीं सकता। सर मैं आपको गाइडलाइंस बता रहा हूँ। जी जितने भी टेस्ट होते हैं जी इस गवर्नमेंट सेटअप में हो या प्राइवेट सेटअप में हो, उसके जो 5% सैंपल रैंडमली जाते हैं जी लैब में टेस्ट होने के लिए, उसके जी जीन्स की स्टडी के लिए। जी तो अभी तक हमारे पास ऐसा इंडिया के अंदर ऐसा अभी जो 5% डेली जा रहे हैं उसमें अभी तक हमें कोई नया वेरिएंट ऐसा नहीं मिला है जो जी वर्ल्ड वाइड ना हो। वो सारे पुराने वेरिएंट ही है, जी चाहे रशियन वेरिएंट हो जो चाइना से आया हो, उसमें म्यूटेशन है पर कोई नई नहीं है सर। वो सारी ऑलरेडी हमारे पास है, उनका डाटा है, सब कुछ है। सर, सिम्टम ऑलमोस्ट वैक्सीन सभी के सेम बारे है में, सारे। सुरेश सर, वैक्सीन के बारे में थोड़ा सा बताइए, क्योंकि किसी पर्सन को पहली डोज लग चुकी है तो सेकंड डोज लगवाने के समय कुछ सिम्टम उसमें आ रहे हैं या वो फिर ठीक फील नहीं कर रहा, तो उसमें कैसे करें? कई जगह लोग कह रहे हैं कि वैक्सीन ना लगवाएं, साइड इफेक्ट है। नहीं, वो देखो है, वो भी उसके भी हैं कई। तो मैंने देखा कई को डेथ हो गई, पड़ोस में गली में उन्होंने सेकंड डोज लगवाई, जी उनको कोरोना हो गया उनके घर में, जी और उनको उनको हुआ, फिर उसके पूरी फैमिली को हो गया।
वो बेचारे पहले डोज के 15-20 दिन बाद है ना, फिर वो उनकी डेथ हो गई। तो बहुत से आ भी रहे हैं, साइड इफेक्ट भी बहुत आ रहे हैं मैं क्या रिकमेंड करें, मतलब नहीं मैं इसमें थोड़ा सा डॉक्टर साहब मैं थोड़ा सा हाईलाइट करना चाहूंगा। एक्चुअली जो वैक्सीन है ना, वैक्सीन की जो आपकी जो वो है, वैक्सीन में जो डेथ रहता है 0.03% है आपकी कोविशील्ड से और 0.04% है आपकी कोवैक्सीन से। तो ऐसा नहीं है कि आपने वैक्सीन लगा ली तो आपको कोरोना नहीं होगा या आपकी डेथ नहीं होगी, पर उसकी जो अब डेथ रेट को दोनों को कंपेयर करोगे तो दोनों में बड़ा अंतर है, 0.04% और जो अभी हमारा 3% जो चल रहा है बिना वैक्सीन के, तो दोनों में एक बड़ा अंतर है। तो लोग वैक्सीन लगाने के बाद सोचते हैं एसओपी फॉलो नहीं कर रहे। मेरी गली में भी एक बुजुर्ग थे जो डॉक्टर सुदेश बता रहे हैं, सेम इंसिडेंट हुआ था। वो बुजुर्ग थे कैप्टन सूबेदार साहब, उनके साथ भी उन्होंने दोनों वैक्सीन लगा ली, बिना मास्क के घूम रहे हैं, डेली मेरे यहाँ पे सामने दुकान पे आ रहे हैं। मैंने कहा अंकल मास्क लगा लो। कह रहे अरे बेटा मैंने दोनों वैक्सीन लगवा ली। वो एक्चुअली ही इज फाइनली डाइड ड्यू टू, मुझे उनका बड़ा दुख है। ही इज वेरी बहुत जिंदा दिल इंसान थे, आर्मी से रिटायर थे और ही इज डाइड ड्यू टू कोविड। उनको घर पे ऑक्सीजन वगैरह थेरेपी 2-3 होता है। सर टाइम वैक्सीन का बहुत कीमती है, इसको ध्यान रखते हुए सर एक क्वेश्चन मेरा और है, ये एयरबोर्न ट्रांसमिशन को लेके क्या है कि मतलब अगर मान लीजिए कहीं सरफेस पे वायरस है, बहुत तेज हवा चलेगा तो भी चला जाएगा किसी की बॉडी में? एयरबोर्न को लेके ये भी कंफ्यूजन है लोगों का कि बहुत तेज हवा चल गई कहीं से आगे उड़ता हुआ। नहीं सर, ये तो कुछ 6 फीट के आसपास ट्रैवल करता है। नहीं एयरबोर्न है, पर सर एयरबोर्न मैं बता देता हूँ इसको, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ सर। एयरबोर्न है, एयरबोर्न तब है जब आप मेरे सामने बैठे, मैंने कफिंग कर दी बिना मास्क के, वो एयर से ही जाएगा समझे। और या फिर आप कोविड सेंटर के अंदर काम कर रहे हैं, उसकी एयर के अंदर वायरस मिलेगा, क्योंकि इस वायरस का जो साइज है और वेट ऐसा होता है, ये कुछ टाइम बाद सेटल हो जाता है। ऐसा नहीं है कि एक बार एयर में आ गया तो परमानेंट एयर में आ जाएगा, इसलिए वेंटिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। सर कितने डिस्टेंस पे मेंटेन करे, कोई कफिंग करता है तो कितनी दूर तक वो ड्रॉपलेट्स जा सकती हैं कि सर कम से कम 6 फुट से तो दूर ही होना चाहिए। इसके तो आजकल मोबाइल पे भी 6 फुट दूरी जरूरी। और सर इसमें भी मैं आपको एक चीज और ऐड करना चाहूंगा, इस पर डिपेंड भी करता है कफिंग कैसी है जी। आपने दूर तक जाएगा वो, आपने बहुत दूर तक जाएगा, छींका तो और दूर तक जाएगा क्योंकि उसमें प्रेशर ज्यादा आता है। अगर आप चिल्लाओगे तो हो सकता है बहुत चिल्लाओगे और दूर तक जाएगा, और दूर तक जाएगा, मतलब जितना उसको फोर्स मिल गया। एग्जैक्टली हाँ, फोर्स मिल गया सर। सर ये जूम की एक्चुअल में लिमिट ही कुछ 40 मिनट की होती है। सेशन तो इतना अच्छा चल रहा है कि मुझे लगा कि बहुत देर तक चलता है। इतनी देर में हमने इतनी इन्फॉर्मेशन पास ऑन कर दी। तो आप लोगों को टाइम अगर मिले सर, हम और सेशन प्लान करेंगे आगे के लिए, पर एक्चुअल में जूम की लिमिट ही 40 मिनट की होती है, टाइम बड़ा कम पड़ गया है इसमें। बिल्कुल लास्ट में आप कुछ कंक्लूड करना चाहें? पहले मैं भी ये सोच रहा था सर हम 30 मिनट ही करेंगे, मुझे भी कुछ काम करने थे, पर अब जिस हिसाब से सेशन चल रहा है मुझे टाइम का पता नहीं चला, अभी पता चला हमारे 40 मिनट होने वाले हैं। सर आप लोगों के कुछ कंक्लूडिंग रिमार्क दीजिए लास्ट में। सुदेश सर आपकी तरफ से क्या चीज? सर कंक्लूडिंग रिमार्क्स आपकी तरफ से कुछ जो कहना चाहे पब्लिक से। पब्लिक से मैं ये कहना चाहता हूँ, देखो अभी माहौल बहुत खराब चल रहा है, अपना बचाव और दूसरों बचाव रखना बहुत जरूरी है। जितनी हमारी गाइडलाइंस है उसको फॉलो करें और घर से जब ही निकले बहुत ही जरूरी काम हो, और निकले तो पूरी प्रिपरेशन से निकले, मास्क लगा के अपना आपको किसी से 6 फीट दूरी से बात करें या कुछ सामान ले तो उसको वापस ला के ना उसको सैनिटाइज कीजिए और रनिंग वार्ड में उसको साफ कीजिए। पूरे ना जितनी हमारी प्रिपरेशन है उसको फॉलो करें। अभी भी ये नहीं फालतू में घूम रहे हैं, बाहर घूमने चले गए ऐसे बिना मास्क के, ग्रुप में खड़े हैं बिना मास्क से बात कर रहे हैं, तो ये ना ये सब चीजें उनको पब्लिक को वैसे सब चीज पता है मगर उनको फॉलो नहीं करती, वो कुछ नहीं है। तो मैं चाहता हूँ कि पब्लिक अभी और अवेयर हो और इससे जंग से लड़े, और जितना आपस में डिस्टेंस मेंटेन रखेंगे हम और घर से बाहर कम निकलेंगे तो इतना हमारे लिए फायदा होगा, पब्लिक के लिए फायदा होगा। दूसरा सर आपकी तरफ से। सर मैं जाते जाते ये कहना चाहूंगा कि घबराए नहीं, एसओपी फॉलो करें और कोविड बेसिकली अगर आपको कोविड हो जाए बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। आप एक डॉक्टर पकड़ लें, डॉक्टर ना मिले तो सौरभ सर को पकड़ लेना, ये किसी ना किसी को तो अरेंज करा ही देंगे। उनके टच में रहे, मॉनिटरिंग में रहे, एसओपी भी फॉलो करें और लॉकडाउन भी बिल्कुल जब तक आप चैन नहीं तोड़ेंगे, डॉक्टर सुदेश की बात से सहमत हो, जब तक आप चैन नहीं तोड़ोगे हम उस स्प्रेड को कभी नहीं रोक पाएंगे। देखो पूरे इसमें ना सारे इसमें ना काम डॉक्टर्स का नहीं है, इसमें पब्लिक का भी होगा, पब्लिक भी हेल्प करेगी ना। एग्जैक्टली कोलैबोरेटिव एफर्ट। हाँ ये है। तो इसमें सौरभ सर बहुत अच्छा लगा, ये खत्म करके रहेंगे।
नहीं बहुत अच्छा ठीक है सर, इंटरेक्शन था सर, ओके, मुझे बहुत अच्छा बाय। लगा। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। जय हिंद सर, जय हिंद।